तो हम्म। फिर अभी मैंने एनालाइज किया कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, सो आई हम्म। आई मीन आई वाज सेल्फ अवेयर कि मेरे से इतना होगा, इस पे मार्क्स आ रहे हैं, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ गिविंग द टेस्ट। दिस एग्जाम रिक्वायर्स यू टू बी हम्बल, और हम्म। ऐसे हवा में उड़ने का कुछ नहीं है, यू नीड टू वर्क, और बाकी अनसर्टेन है वो है, ठीक है। So, hello everyone, and welcome to another episode of Topper Talks. Today we have with us Deepti Rohila, who secured AIR 39 in Civil Services Exam 2023. Congratulations, Deepti. How are you थैंक doing? यू सर, आई एम गुड। क्या चल रहा है अभी? मतलब रिजल्ट आने के बाद से आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट बिन 1 मंथ नाउ. यस सर। क्या चल रहा है पिछले 1 महीने में? सर एक महीने में आफ्टर आई मीन जब रिजल्ट आया, देन आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर सम स्टमक इन्फेक्शन। तो हम्म. रिजल्ट भी हॉस्पिटल में देखा, देन 2-3 डेज बाद आई वाज डिस्चार्ज। हम्म. फिर 26 अप्रैल को माय पेरेंट्स वर सेलिब्रेटिंग देयर 25th एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी। तो वो सेलिब्रेशन हुआ, और अभी कुछ ट्रिप्स, कुछ टेम्पल विजिट्स और फेलिसिटेशन चल रहा है, अभी थोड़ा सा ब्रीदर मिला है। कौन से मंदिर विजिट करके आए हो? आर्ट एंड कल्चर में आ सकता है क्या? सर आई विजिटेड सालासर धाम, ओके. राजस्थान में जो है। एक एक तो होते हैं 4 धाम, एक होते हैं 12 ज्योतिर्लिंग. राइट. यस सर। आई थिंक रिसेंटली वी वेंट टू औरंगाबाद. वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग है, श्री घृष्णेश्वर मंदिर. आई ओके। डेंट नो कि मतलब बहुत गर्मी थी औरंगाबाद में. आई थिंक इट वाज ऑलमोस्ट 40 डिग्रीज आउटसाइड. एंड वहाँ पे 1.5 घंटा की वेटिंग थी मंदिर में घुसने के लिए. तो मैंने कहा कि ठीक है, बाहर से दर्शन हो गए जी, ओके, इतना ही चाहिए अपने को. तो क्या आपके मंदिर में भी इतनी लंबी लाइन थी? सर इतना ज्यादा वो नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी है, एंड वी वेंट इन कोई वीकडे में, तो ज्यादा आउटसाइड क्राउड भी नहीं था, सो इट वाज गुड। Right. So I think one more thing I'd like to point out at this moment is, which I do with all of our topper talks. Deepti was only associated with us for our PT23 course, which is the interview guidance program. बाकी किसी कोर्स के लिए दीप्ति हमारे साथ associated नहीं थी. I don't want to claim her as a student either because that would not be fair. Right. तो इस पॉइंट पे एक बार शुरू करते दीप्ति कि व्हेन डिड यू रियली स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन? कब मन में आया कि भाई मतलब ये करना है? सर स्कूल के समय से थोड़ा बैकग्राउंड में तो था ही, दैट मे बी दिस इज अ बेटर करियर अपॉर्चुनिटी। देन आई टुक ह्यूमैनिटीज, तो थोड़ा सा कॉन्क्रिटाइज हुआ कि 11th-12th में ओके विल गो फॉर दिस स्ट्रीम। हम्म. बट फिर कॉलेज में आके भी वी गॉट स्वेड कि अब एकदम न्यू सब कुछ इतने ज्यादा डाइवर्स है, हम्म. कहाँ जाए ये वो। सो कॉलेज में आई ट्राइड एवरीथिंग थोड़ा थोड़ा। फिर थर्ड ईयर में कोविड हो गया। देन कोविड ईयर में ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो टाइम मिल जाता था प्रिपरेशन का, सो आई थॉट व्हाई नॉट। सो एनसीईआरटीज और बेसिक बुक्स वगैरह पिकअप करी, और इतना डाइवर्स था सिलेबस, तो सिलेबस को पढ़ने में ही मजा आने लग गया। सो आई थिंक कि आई कैन, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैं पढ़ सकती हूँ ये। तो बाद में आपका फिर आफ्टर ग्रेजुएशन कॉलेज आई सब्जेक्ट क्या था? स्टार्टेड द ज्योग्राफी। तो डिड यू चूज ज्योग्राफी बिकॉज यू वांटेड टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, या मतलब इंटरेस्ट था सब्जेक्ट में, या मतलब व्हाट वाज द थिंकिंग देयर? सर इंटरेस्ट ही था, बिकॉज 11th-12th की जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी, तो उसमें देयर वाज इकोनॉमिक्स आल्सो, मिनरल्स एंड डेवलपमेंट रिलेटेड, फिजिकल आल्सो, तो थोड़ा साइंटिफिक भी लग रहा था, और थोड़ा एनालिटिकल सोशल साइड भी। तो मेरे को लग रहा था इसमें सब कुछ ही है, मतलब आई हम्म. नॉट बी कि ये सब्जेक्ट छूट गया या कुछ। तो आई थिंक मेरे को थोड़ा होलिस्टिक कवरेज मिल गई थी इसमें, बट ऐसा कुछ नहीं था कि यूपीएससी ही लेना है तो ये सब्जेक्ट लेना है। राइट, बिकॉज आई थिंक इस साल आप अभी वी वर टॉकिंग अबाउट इट दैट देयर आर 3 पीपल फ्रॉम योर डिपार्टमेंट फ्रॉम मिरांडा हाउस. मतलब देयर इज रैंक 3. उनका नाम क्या है, मैं भूल रहा हूँ. अनन्या। Ananya, right? Ananya, you, Akancha Singh. 3 people from the geography department, Miranda House, under 50 ranks. तो मतलब इज ज्योग्राफी लाइक इतना बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, या ये बाय चांस वाली चीज है? सर आई थिंक हमारे कॉलेज में मिरांडा हाउस का जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है ना, हम्म. उसमें द थिंग इज बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, एंड व्हाट डू कॉल इट, एकेडमिक रिगर भी है। एंड देयर डाइवर्सिटी सम ऑफ टीचर्स व्हाट? हु, डाइवर्सिटी इन वे ऑफ टीचिंग, आई मीन सम टीचर्स टीच रियली उस एकेडमिक रिगर से, हम्म. सम आर क्वाइट चिल फील्ड ट्रिप्स रिलेटेड। तो एक हम्म. होलिस्टिक जो वो चाहिए ना एप्टीट्यूड, वो आई हम्म. थिंक बिल्डअप हो जाता है। बाकी तो आई थिंक इट्स माइट बी कोइंसिडेंस, आई मीन हु नोज। दैट्स ट्रू. एंड जो ज्योग्राफी ऑप्शनल, आई एम अज्यूमिंग आपका था. तो ज्योग्राफी यस सर। ऑप्शनल के बारे में व्हाट डू यू थिंक? मतलब ऑल्दो आपका बैकग्राउंड हो गया, एंड
if somebody has to start geography optional from scratch, background नहीं है, तो मतलब how can they go about it? Sir, I think background. So first, it should be clear that geography ही लेना है. That one should be really clear about this. क्योंकि एक बार ले लिया, then it requires you to be very devoted in the subject. So once it is clear, then it starts with the basic books, say Savinder Singh or D.R. Khulla for Indian Geography, and start by making comprehensive notes. So after a point, certain coverage is done of the syllabus. Then we think कि अच्छा this is there in paper 2 also. So एक comprehensive notes after a point of time आएगा जब वो लिंक होने लगेंगे. बट शुरुआत में तो धीरे धीरे बेसिक बुक से ही वन शुड स्टार्ट. So if you have to sort of give a number to कि मेरे geography के notes का कितना length था, 100 pages, 200, 500, how many pages of notes did you have for geography, both papers? सर ऐसा था कि ऐसे कभी काउंट नहीं किया, लेकिन जैसे जो इंडियन ज्योग्राफी वाली बुक है डीआर खुल्लर की, वो नोट्स की फॉर्म में है. तो मैंने नोट्स के साइड में स्क्रिबल कर लिया, कुछ पेज अटैच कर दिया. कुछ टॉपिक्स थे जिनमें अलग से नोट्स बनाने की जरूरत थी, तो उसके नोट्स बना लिए. कुछ डिजिटल आईपैड में कोई बुक हाईलाइट कर ली. तो ऐसा कुछ नहीं था कि ये रिजिड है, बट मैंने इसे कभी काउंट नहीं किया सर. ओके, तो मतलब यू हैड अ मिक्स ऑफ नोट्स, हैंड रिटन भी थे आपके, डिजिटल भी थे, बट लाइक व्हाट वर यू मोर कंफर्टेबल विद जनरली, कि भाई नोट्स का पर्पस क्या है, व्हाई डिड यू मेक नोट्स? सर नोट्स का पहला तो ये है कि आई एम ऑफ द टाइप कि अगर आप मुझे कोई भी विजुअल क्या बोलते हैं टेक्स्ट दे दो या कुछ भी, इवन इफ आई एम लिसनिंग टू एनी पॉडकास्ट या कोई बुक में पढ़ रही हूँ, वंस आई डू नॉट स्क्रिबल डाउन ना मेरी हैंड राइटिंग में, तो वो मेरे आई कांट इंटरनलाइज दैट. सो एक तो वो चीज थी कि मेरे को इंटरनलाइज हो जाए खुद. दूसरा था कि नेक्स्ट टाइम व्हेन आई रीड ना, तो टाइम कम लगना चाहिए, क्योंकि एक पेज में 2-3 मेजर हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं जो वी नीड टू रिमेम्बर. तो वो जल्दी रिविजन हो जाएगी. और थर्डली, जब हम इतना सारा पढ़ लेते हैं तब इंटरलिंकेजेस बनानी भी जरूरी होती हैं. तो अगर नोट्स एक जगह पे है तो आप साइड में लिख सकते हो. तो ये सर रीजंस थे कुछ. एंड डिड यू आल्सो मेक नोट्स फॉर योर जीएस मेंस? यस सर. तो फॉर उनका आई मीन सारे टॉपिक्स के लिए वो नोट्स थे, उसमें भी मिक्स, कुछ पेज पे, कुछ डिजिटल नोट्स. तो मेरे को ऐसा था कि कभी अगर मैं पेज हम बोर जाते हैं ना पढ़ते पढ़ते, तो जस्ट टू फूल माई सेल्फ इन अ वे कि चलो नेक्स्ट अब मीडियम शिफ्ट हो गया, देन वील डू आईपैड से थोड़ा सा. तो उससे क्या है, जो नंबर ऑफ आवर्स है ना वो काउंट ज्यादा हो जाते हैं विदाउट गेटिंग बोर्ड. ये आई थिंक सर पता नहीं मेरी ही थ्योरी है कुछ. नहीं, बट दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशन अगर आता है ना दिन में, तो मतलब इंसान थोड़ा एंगेज रहता है. अगर मैं 4 घंटा 8 घंटा वही किताब को करता ना, तो मैं किताब देख के बोर हो जाऊंगा. सो मतलब यस व्हाट सर. वाज योर एवरेज स्टडी टाइम इन, मतलब आपने 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो इन बोथ ऑफ योर अटेम्प्ट्स व्हाट वाज योर एवरेज डेली स्टडी आवर्स? सो फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वुड से 7-8 आवर्स. और इस वाले अटेम्प्ट में आई थिंक बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस तो 10 इज द मिनिमम, उससे ज्यादा ही हुआ है मोस्ट ऑफ द डेज में. तो द थिंग दैट पीपल से कि नंबर ऑफ आवर्स डोंट मैटर, ऑल दैट आई बिलीव इट डज मैटर. बिकॉज अगर आप 1 to 2 आवर्स पे एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं अपने डेली शेड्यूल्स, तो वो आफ्टर अ मंथ बहुत ज्यादा लगता है. मतलब इतना ज्यादा कवरेज हो जाएगी विदाउट इवन यू नॉट नोइंग. तो आई थिंक नंबर ऑफ आवर्स मैटर करते हैं. तो मतलब हाउ मेनी डेज इन अ वीक डिड यू स्टडी, डिड यू टेक एनी ब्रेक्स, या मतलब क्या आपका मतलब डेली, वीकली एंड मंथली शेड्यूल रहता था ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? सर डेली तो सो फर्स्टली तो वीकली होता था, मैं मंथली नहीं बनाती थी, मुझे लगता था बहुत ही लंबा टाइम है. इवन इफ अगर मुझे बीच में कुछ आइट्रेशन करनी पड़े तो अब बिल्कुल ही बन ही गया है, इसी को हम्म. फॉलो करना है. आई वाज नॉट दैट रिजिड. मतलब वीकली बनेगा से वन. अच्छा, आई यूज्ड टू टेक 2-3 सब्जेक्ट्स इन अ डे, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते आई गेट रियली बोर्ड, और फिर प्रोडक्टिविटी भी नहीं आती. इवन इफ द नंबर ऑफ आवर्स आर डन, बट प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है तो डजंट मेक एनी सेंस. तो आई टेक 2-3 सब्जेक्ट्स इन अ डे. एंड वो वीक में एक टाइम टेबल बनेगा कि 3 days में दिस सब्जेक्ट, 3 days में दिस सब्जेक्ट. And after every 15 days, I would give myself a break. 2-3 subjects in a day or in a week? मतलब इन अ वीक वो डिपेंड करता है. जैसे कभी कभी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अब ऐसा होता है कि आज एक पॉलिटी एक एक दिन में पूरी स्ट्रेच कर सकते हैं हम. तो ओके, 1 day पूरा पॉलिटी हो जाएगा. इतना रिजिड नहीं था एज आई सेड कि, बट 2 subjects आई वुड यूज टू टेक. एवरी डे? यस सर. तो मतलब 4 घंटा 4 घंटा टाइप की, भाई एक पॉलिटी हो गया एंड एक और सब्जेक्ट हो गया साथ में. तो डिड यू हैव एनीथिंग इन योर हेड व्हाइल पेयरिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि इसके साथ ये करना है, उसके साथ वो करना है?
यस सर, जो सब्जेक्ट मुझे इजी लग रहा है और जो सब्जेक्ट मुझे हार्ड लग रहा है वो मैं एक साथ हम्म। पढ़ूंगी। तो मेरा ऐसा होता था कि पहले हाई फोकस सब्जेक्ट, शुरू में हमने 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ लिया सुबह उठ के। हम्म। देन उसके बाद हाई फोकस सब्जेक्ट जो है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए या फिर बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है उसको करने में। हम्म। देन थोड़ा सा 1 घंटा लेस फोकस वाला, अभी ब्रेक नहीं लेंगे, अभी लेस फोकस वाले को वी कैन स्ट्रेच 1 आवर, उसके बाद हम्म। ब्रेक लेंगे। तो अगर हम ब्रेक पहले ले लेते तो हमारा वो 1 आवर जो है वो काउंट नहीं होता। अभी हमने लेस फोकस वाला या जो हम ऐसे ही कर सकते हैं फटाफट से वो पढ़ लिया, फिर हम्म। ब्रेक लिया, फिर 3-4 घंटे, फिर अगेन हम थोड़े से लाउजी हो गए, फिर वो लेस फोकस वाला ताकि 1 घंटा अगेन ऐड हो गया, फिर शाम हम्म। में प्रैक्टिस। तो ऐसे लेस फोकस हाई फोकस करके हमने 2 आवर्स एक्स्ट्रा कर लिए दिन में। हम्म। तो इट्स, आई थिंक इट वर्कड। आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मार्ट वे टू गो अबाउट इट कि भाई आपने एक हार्ड सब्जेक्ट एंड एक इजी सब्जेक्ट को पेयर कर लिया। तो व्हाट डिड यू थिंक अबाउट सीसैट? वाज इट हार्ड फॉर यू, इजी फॉर यू? सो वेरी हार्ड, आई वाज वेरी स्कैर्ड ऑफ प्रीलिम स्टेज तो। और सी सैट में दो मेरे पास मैथ्स थी 11th 12th में, हम्म। बट फिर भी आई मीन अब आईआईटीज जिनका मैथमेटिक्स ऑप्शनल है हम्म। वो तक फेल हो रहे हैं सी सैट में, तो मेरे को ऐसा लगता था कि आई दैट एम वाज जस्ट वेरी एक तो नाइव। आई डोंट नो, मतलब दैट आई फेल्ट वाज लाइक अ बिट ऑफ एन एग्जैजरेशन। वो ईगो पे ले लिया उन लोगों ने। मतलब तुम्हारा मैथ्स ऑप्शनल है, तुम आईआईटीएन हो, मतलब आईआईटीएन छोड़ो, तुम इंजीनियर हो और तुम्हारा मैथ्स ऑप्शनल है, फिर तुमने सिर्फ और सिर्फ ईगो पे फाइट ली है कि ये क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ, मैं यही करूंगा। 10 मिनट तुम एक क्वेश्चन पे लगा रहे हो तो देन यू लॉस्ट द बैटल राइट देयर, राइट? यस सर। बट तो चलो और एनी। एक मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही है कि अगर मैं किसी आईआईटीएन या ऐसे किसी से इफ आई आस्क एनी डाउट ना कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो टाइम लेंगे पूरा बट वो आंसर निकाल देंगे। बट वो तो है ही नहीं ना गेम, गेम ये है कि कम समय में वी हैव टू सॉल्व। बिल्कुल। तो दे आर इंटेलिजेंट बट नॉट स्मार्ट इन अ वे, मतलब नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीबॉडी, बट नो नो, दैट्स दैट्स माय दैट्स वेरी ऑब्जर्वेशन। फेयर, नहीं दैट्स एब्सोल्युटली फेयर, क्योंकि देखो ये क्या पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पे, दैट द पर्सन हु इज इंटेलिजेंट इनफ टू हैव मैथ्स ऑप्शनल, आईआईटी निकाला है, ये किया है वो किया है, ऐसा नहीं है कि उसको आईक्यू पे प्रॉब्लम है, बट ईक्यू पे प्रॉब्लम है। क्योंकि तुमने पर्सनल झगड़ा ले लिया, उस सवाल से नहीं लेना था। तुमको पेपर क्लियर करना है यार, तुमको ये थोड़ी प्रूव करना है किसी को कि नहीं मैंने ये क्वेश्चन किया है, क्या कर लोगे प्रूव करके? विच इज वेयर आई फील अ लॉट ऑफ पीपल, विच इज वेयर ऑल ऑफ दिस कम्स इन, आईआईटियंस जिनका मैथ ऑप्शनल था, मैं कहा वो लोग ईक्यू नहीं हो रहा है उनसे। तो मतलब आई डोंट इवन कंसिडर देम टू बी सीरियस कंटेंडर्स इन द गेम, क्योंकि आई फील ईक्यू इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन ओवरऑल। व्हाट डू यू थिंक? तो बिल्कुल, मतलब ना सिर्फ प्रेपरेशन में बट जिस दिन हम पेपर देने जाते हैं उस दिन भी, मतलब हम्म। जीएस का आई रिमेम्बर जब हमारा प्रीलिम्स था तो पेपर 1, सो मेरा हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। लकीली मेरा वो वाला सेट आया जिसमें शुरू के हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, सो आई बट थॉट हिस्ट्री बहुत इजी एंशिएंट मेडिवल पेपर या है। मॉडर्न? तो एंशियंट मिडिवल हाँ फिर ठीक है। थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, बट माय मदर इज हिस्ट्री टीचर सो वी यूज्ड टू ओके। डिस्कस। तो हम्म। फन फन में ज्यादा पढ़ाई भी हो गई, पता भी नहीं चला। सो हम्म। दैट वे तो मेरे को लगा बड़ा इजी पेपर है। देन आई थॉट कि चलो नेक्स्ट विल विल सी, तो पेयर वाले कुछ क्वेश्चंस दिखे। सो आई हम्म। थॉट फाइन आगे जाके प्रोबेबली, बट पूरा ही पेपर पेयर वाला था। हम्म। देन आई थॉट कि अब कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, वी हैव टू बी रियली डिस्परेट। तो हम्म। फिर कुछ कुछ तिकड़म लगा के पेपर 1 हुआ। फिर उसके बाद जो 3 घंटे का टाइम होता है ना, उसमें मेनी पीपल गिव अप उसी समय कि पेपर 1 तो बहुत ही अजीब आ गया इस साल, तो हम्म। पैटर्न चेंज ही वो कुछ भी बातें चल रही थी। आई Yeah. वॉज इन माई कार, और पूरा मतलब वो भी मैंने प्लान किया था, तो वही सिर्फ पढ़ाई ना करके भी ये छोटी छोटी चीजें प्लान करनी इज हम्म। इम्पोर्टेंट। फिर सीसैट का पेपर आया, उसमें भी मतलब थोड़ा बहुत तो पता चल गया था कि अब की बार कुछ डिफरेंट है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन दे दिए, पहले जो एक दो आते थे, डाइस वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं था, पैटर्न वाला भी कोई क्वेश्चन ही नहीं था, जो हम सोचते कि ये तो हो ही जाएगा, ये तो बड़ा ही हम्म। सिंपल है। तो उस समय जो होता है ना, मतलब मेरे को याद है कि हाफ एन आवर बचा था और मेरे 30 के अराउंड ही क्वेश्चन हुए थे, विच हम्म। इज वेरी लेस। और अब सारा मेंटली गेम था कि हाउ क्विक आई सॉल्व। उसमें भी ना आई उस समय आई क्विकली व्हाट डू कॉल इट कोर्स करेक्ट कर लिया मैंने कि कॉम्प्रिहेंशन पे विल फोकस मोर, क्योंकि हम्म। दिस इज माय फोर्टे, दिस आई कैन डू। तो हर हम्म। ऐसे 1 मिनट में एक क्वेश्चन होता चला गया, क्योंकि फियर भी था, और क्योंकि सीसैट ही नहीं होगा तो डजंट मेक एनी सेंस। या। तो आई थिंक उस समय लास्ट आवर पे जो होता है ना, हम्म। वो इट इट रियली टेस्ट योर ईक्यू एज यू सेड। तो मतलब यहाँ पे दो तीन चीजें आपने पॉइंट आउट करी, विच वाज कि वाइल यू वर गिविंग द पेपर, जीएस 1 भी जीएस 2 भी, यू वर एबल टू कोर्स करेक्ट इन द मिडिल। कि भाई पहले आपने शुरू किया, हिस्ट्री का इजी लगा तो फिर मोमेंटम बन गया थोड़ा, एंड देन सडनली लाइक बहुत सारे ऑप्शन वाले आ गए, तो अब थोड़ा एक डेस्परेशन आया है। तो हाउ डिड यू मैनेज दोज इमोशंस वाइल इन द एग्जाम हॉल? क्योंकि वहां पे एक हमेशा प्रेशर रहता है ना, वो टिकिंग टाइम बॉम्ब जो अपना चल रहा है, कि वो टिक टिक टिक, यस। और मोस्ट सेंटर्स में घड़ी लगी भी होती है और वो उस दिन ज्यादा ही सुनाई दे रही होती है।
तो मैंने ना ये ऑब्जर्व किया था कि जब मैं आई थिंक किसी सेंटर पे अभ्यास वगैरह का हम्म सिमुलेटर प्रीलिम्स देके आई थी, तो हम्म उसमें एंड में ना सब लोग जगल करे होते हैं, जैसे पेज पलट रहे होते हैं कि कौन सा क्वेश्चन होगा, तो वो मुझे खुद ही इतना डॉन्टिंग सा लगता था कि एंड में आप बिल्कुल ही आप ऐसे कंफ्यूज से हो गए हो। तो मुझे बौखलाए लगा कि वैसे तो हो। ये, हाँ, कि पेज फ्लिप करने से पीपल से एंग्जाइटी दूर होती है, मेरी बढ़ती थी। तो ये मेरे को वर्क नहीं किया था, तो मैंने एंड में जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके रफ में क्वेश्चन नंबर्स लिख लिए। हम्म मतलब इफ आई स्टार्ट कि 8th क्वेश्चन नहीं हुआ है और 12th नहीं हुआ, तो ऐसे मैंने एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख लिए विच इज फर्स्ट आइटरेशंस के बाद अराउंड 60-70 होते थे। और हम्म जो 50% मैंने सॉल्व कर लिया उसके नीचे एक डैश होता था। तो अब हम्म पेपर हो चुका है, वन रीडिंग कंप्लीट, 1 hour 15 minutes हैज गॉन। अब मैं वो सिर्फ पीछे पेजेस देखूंगी और जो क्वेश्चन नंबर है उस पेज पे जाऊंगी। तो मैं, हाउ आई एम आई परसीविंग माई सेल्फ कि मैं बहुत ही कामली अपना पेपर कर रही हूँ, और साइड ऑर्गेनाइज्ड। में कोई है जो बिल्कुल ही ऐसे ऐसे कर रहा है, तो मेरे को खुद ही मतलब हो जाएगा कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन। That's a very good way to sort of moderate your own self because I think थेरेपी में इसको ग्राउंडिंग बोलते हैं, राइट? कि ग्राउंडिंग एक्सरसाइज क्या हो रही है कि जब मतलब एकदम भसड़ चल रही है, एकदम केओस है कि मतलब पन्ने पलट रहे हैं लोग, देन बिकॉज यू हैव दैट लिस्ट, बिकॉज यू हैव दैट सिस्टम दैट यू हैव बिल्ड फॉर योर सेल्फ, तो आप बहुत कामली, अच्छा नहीं ये बचा है, यहाँ जाना है, ऐसे करना है, वो करना है। तो पहला क्वेश्चन, इन द 1 hour 15 minute, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड यू अटेम्प्ट? 30 to 40 you're saying almost? यस, अराउंड 35 के अराउंड थे क्वेश्चंस। एंड टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए थे आपने इस 23 के प्रीलिम्स में? सर आई थिंक 68। दैट्स मतलब फाइनल स्कोर क्या रहा था आपका? सर 96। दैट्स प्रीटी गुड। सो एंड वो मैंने मॉक टेस्ट से ही आई एनालाइज की, मेरे को ज्यादा क्वेश्चंस होते ही नहीं थे कभी भी। पीपल से कि 90 प्लस यू अटेम्प्ट और 85 तो करने ही है, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ द गेम, बट मेरे से होता ही नहीं था वो। तो फिर अभी मैंने एनालाइज किया कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, सो आई मीन आई वाज सेल्फ अवेयर कि मेरे से इतना होगा, इस पे मार्क्स आ रहे हैं, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ गिविंग द टेस्ट। तो ये मैंने बट टेस्ट से एनालाइज किया था। ये वाली चीज आई थिंक ऑल्सो ब्रिंग्स बैक दैट पॉइंट ऑफ EQ, कि आपने रियलाइज किया अपने बारे में एंड देन यू वर स्ट्रांग इनफ टू टेक दैट स्टैंड कि नहीं मैं इतना ही करूंगी। तब लाइक हाउ डिड यू गेट टू दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि नहीं इतने ही करने हैं मुझे, मतलब कोई बोल रहा है, बिकॉज आज की डेट में ये होता है ना कि भाई, मतलब फॉर एग्जाम्पल वी आर ऑल्सो रिकॉर्डिंग दिस फॉर यूट्यूब, देर आर सो मेनी अदर थिंग्स, मतलब यू हैव गिवन सो मेनी इंटरव्यूज ऑन यूट्यूब, मतलब तुम्हारे साथ number of other toppers have given so many interviews and all of them will be saying something different, right? Somebody किसी के लिए genuinely काम किया है, like for example if I talk about Akanksha, she was the one who said कि भाई मतलब 90+ उसने attempt किए थे, worked for her, would not have worked for you. तो how do you develop that sort of conviction अपने आइडिया पे कि यार मेरे को यही जच रहा है, मेरे को यही करना आई थिंक वैलिडेशन मॉक टेस्ट से आ जाती है। है? अगर 4-5 मॉक टेस्ट देके देखे 90 प्लस करके, कुछ देके देखे 80 प्लस करके, कुछ देके देखे 70 करके, वही हम्म नंबर्स पे बी वेरी ऑब्जेक्टिव कि ये नहीं कर रहा है ना काम, सो हम्म वट एवर पीपल आर सेइंग दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी। और फिर उसके बाद करेज लेना कि आई एम सेल्फ अवेयर कि ये नहीं होगा मेरे से, दिस हम्म होगा, ये होगा। मेन गोल इज टू क्लियर द प्रीलिम्स, अब वो कैसे भी हो दैट डिपेंड्स ऑन एवरीबॉडीज स्ट्रेंथ्स और वीकनेस। चीटिंग करके भी? सर एथिकल वे में। That's a good way because I remember in one of my early attempts एक बार ऐसा हुआ था कि या तो मे बी CSAT का पेपर था या मतलब हिंदी लैंग्वेज का पेपर था, एंड मैं वॉशरूम में गया हूँ बीच में एंड लाइक समबडी इज आस्किंग भाई इसका पर्यायवाची क्या होता है, समथिंग समथिंग, आई एम लाइक मैंने कहा चलो ठीक है कर लेंगे। बट वही है कि भाई एक आध क्वेश्चन से ज्यादा आपका कुछ हो नहीं सकता, एंड वो भी चांस वाली बात है कि भाई आपको कोई वॉशरूम में मिल गया, मे बी शायद ना मिले, अदरवाइज इट्स सर वेरी। अगर हम ये पहले से ही सोच के जाएंगे ना कि अगर कोई चीटिंग करा दे या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो हम खुद ही वो हो गए ना, वी हैव लॉस्ट इन आवर माइंड ऑलरेडी। या अगर हम ऐसा है कि विल नॉट आस्क समबडी, हम खुद ही करेंगे, तो फिर वो जो एंड के मिनट्स में जो करेक्ट चाहिए होता है ना एलिमिनेशन का, वो हमें पता है कि वो सबका इंटरनली इफ यू हैव बीन ट्रू तो आ जाएगा, नहीं तो यू विल गिव अप। दैट्स माय थिंग आई वुड से। नहीं, आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑल्सो कि जब तक आपको खुद पे वो करेज ऑफ कन्विक्शन नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है, तब तक मतलब किसी और के बोले हुए पे आप थोड़ी मतलब कुछ भी मार्क कर दोगे। अगर ऐसे ही करना होता तो रैंडम गैस भी ले लेते, क्योंकि भाई वो कौन है बंदा, उसका पास हो रहा है नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है, तुमने पूछा उसने बता दिया, तुमको ये भी थोड़ी पता कि वो सही बता रहा है नहीं बता रहा है। यू कैनॉट दैट्स ट्रस्ट दैट, राइट? एंड अगर इतना ही ट्रस्ट था तो फिर अपने पे कर लेते। बट एनी हाउ, आपने बताया था कि भाई फर्स्ट प्रीलिम्स आपने क्लियर किया था, सेकंड प्रीलिम्स भी आपने क्लियर किया था, फर्स्ट में मेंस में आप कुछ 18 मार्क्स से रह गए थे। तो what changed in your mains का attempt? Because in the second mains you have cleared with absolutely, you have demolished GS.
right? And demolished to such an extent that you had one of the like very poor scores in the interview, and yet you have AR 39. I think we were talking about this कि भाई आपके 25 नंबर और आते तो आप AR 1 थे. तो like what changed in your GS preparation between your first and your second attempt? सब पहला तो आई वुड से कि माइंडसेट चेंज हुआ और एकेडमिकली नोट मेकिंग में भी चेंज हुआ। हम्म. माइंडसेट में ये चेंज हुआ कि पहले आई वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट हम्म. कि भाई टॉपर हैं और अच्छे इंस्टीट्यूशन से आए हैं। हम्म. कभी भी इन पास्ट कुछ भी मैंने आई हैव टेकन एनी कॉम्पिटिशन और अगर मेहनत करी है तो रिजल्ट आएगा। आई मीन पेरेंट्स हम्म. ऑल्सो से मेहनत करोगे तो बिल्कुल आपको फल मिलेगा ही। तो हम्म. वही होता आ रहा था, अभी भी मेहनत करी थी तो रिजल्ट तो आना ही था, बट एकदम से नहीं आया। तो वो जो हैलो इफेक्ट वाली चीज होती है ना, वो एकदम चली गई हम्म. कि दिस दिस एग्जाम रिक्वायर्स यू टू बी हम्बल। और हम्म. ऐसे हवा में उड़ने का कुछ नहीं है, यू नीड टू वर्क। और बाकी अनसर्टेन है वो है, ठीक है, बट यू हैव हम्म. टू बी व्हाट यू कॉल इट, गिविंग जस्टिस टू द एग्जामिनेशन। ऐसे आप कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर। हम्म. सो ये वाली चीज एक चेंज हुई। और अकेडमिकली ये चेंज हुआ कि थोड़ा ऑप्शनल में मैंने ज्यादा फोकस किया। हम्म. कि पहले ये था कि हमने जो ग्रेजुएशन में बेसिक बुक्स पढ़ी हैं, आई थिंक मेरे को लगा कि वो हो जाएगा उससे कोरिलेट। और कोचिंग नोट्स पे कुछ ज्यादा ही ओवर रिलायंस हो गया था हम्म. पीपल से कि आप ये कर लो तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैंने खुद ही वो नहीं किया सेल्फ एनालाइज कि अच्छा मेरे हम्म. को कहाँ गैप्स लग रहे हैं। तो प्रीलिम्स में मैंने हमेशा से किया था कि मेरे को जो सही लग रहा है आई डू दैट। मेंस में मैं किसी और पे ओवर डिपेंडेंट हो गई। हम्म. देन आई फेल्ट कि मुझे इंटरनल रिफ्लेक्शन करने की जरूरत है। देन आई थॉट कि अच्छा मेरे को जो जो गैप्स फिल करने हैं, फिर जो हम्म. मेंस का रिजल्ट आया उसके बाद जो 1 मंथ बचा था उसमें आई कोर्स करेक्टेड। फिर वापस से प्रीलिम्स की तैयारी, एंड जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का समय था हम्म. उसमें आई वर्कड रियली हार्ड दिस टाइम। ओके. तो आपने किस किस स्टेप पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया कि भाई प्रीलिम्स के लिए डिड यू ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज या क्लासेस, मेंस के लिए क्या किया? सब प्रीलिम्स का तो एज सच कुछ कोचिंग या नहीं था, बट इनिशियली ड्यूरिंग माय इनिशियल ईयर कॉलेज के समय तब विजन आईएएस का जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट्स होते हैं हम्म. दैट आई जॉइन। बट लेटर आई रियलाइज कि वो जो यूपीएससी वाला जो स्टैंडर्ड है दैट विल कम ओनली वाया पीवाईक्यू एनालिसिस, थॉरो एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू। हम्म. तो मैंने थोड़ा पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस शिफ्ट किया। तो आई वुड से कि प्रीलिम्स के लिए जो टेलीग्राम चैनल पे जो कंपाइलेशंस और बाकी इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट आते हैं दैट आई बोरोड, कोई ऐसे कोर्स आई डिडंट जॉइन। हम्म. मेंस के लिए आई जॉइन द फोरम का एमजीपी वाला जो टेस्ट होता है, हम्म. एंड दिपिन सर का करंट अफेयर क्लासेस, सो दैट रियली हेल्प्ड। सो मतलब हाउ डिड यू गो अबाउट चूजिंग अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट कि भाई अगर कोई न्यू इंडिविजुअल आ रहा है इधर, व्हाट डू दे चेक, व्हाट डू दे सी कि भैया अच्छा ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्या हाउ व्हाट इज द सॉर्ट ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया? सर आई वुड से कि पहले के टॉपर्स ने इफ दे हैव सेड समथिंग एंड मेनी पीपल आर सेइंग कि दिस इज अ गुड टेस्ट सीरीज या वो, तो एक वैलिडेशन है हमारे पास कि ओके हम्म. लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट। हम्म. फिर आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम हमें खुद ही रियलाइज हो जाता है कि ये हमारे टाइम टेबल से या जो हमारी ओरिएंटेशन है उससे लाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम्म. तो आई थिंक थोड़ा सा वैलिडेशन दूसरों से, एंड व्हेन वी स्टार्ट देन एक्सपेरिमेंट, तब इट विल गेट क्लियर। सो मतलब इफेक्टिवली आपका जर्नी में एवरी पॉइंट पे एक ही चीज आ रही है दैट यू एक्सपेरिमेंट, यू फाइंड द रिजल्ट्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट एंड यू लर्न, एंड उस आउटपुट के हिसाब से अपना माइंडसेट आप थोड़ा रीओरिएंट करो। तो मतलब राइट सर। एक्सपेरिमेंट आपने मेंस की आंसर राइटिंग में क्या किए, व्हाट वर द एक्सपेरिमेंट्स दैट यू रैन ओवर देयर? सर जैसे कि डायग्राम बनाना या हम्म. कंक्लूड एक पॉइंट पे करना, मतलब हाउ डू वी कंक्लूड, स्कीम्स हम्म. ही हमेशा नहीं लिखनी है। और स्पेस मैनेजमेंट की मतलब ऑब्वियसली जो आंसर्स होते हैं मेंस के दे आर लेयर्ड। आई मीन सिर्फ एक ही चीज नहीं पूछी होती है, सो देर आर वेरियस लेयर्स। तो हम्म. वो मैंने समझा कि एक स्पेस मैनेजमेंट होती है कि जो पूछा है उसको ज्यादा वो देना स्पेस, बट और भी चीजें होती हैं जो लिखनी है लेकिन वो छोटे स्पेस में लिखनी है। सो हम्म. दैट ऑल आई लर्नड इन द टेस्ट सीरीज। एंड मतलब आई थिंक you scored around what, 430 440 marks in GS? So 441 in GS and 323 in optional. तो मतलब how much of it would you attribute to like sort of notes कि भाई आपके पास रेडी रेफरेंस मटेरियल अपना था जो आपने खुद पहले से तैयार किया हुआ था, उसके कारण ये चीज हो पाई? बिल्कुल बहुत बड़ा रोल होता है नोट्स का, बट नोट्स पे भी ऐसे वी कांट रीड पैसिवली कि हम्म. नोट्स हमने बना दिए से एक टॉपिक पे। उसके बाद आई वुड से कि फ्रेमवर्क बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। से हमने एक टॉपिक पढ़ लिया फ्लड्स के इम्पैक्ट
थे, कुछ हम्म 7-8 पॉइंट है, देन अगेन वी रीड की फॉरेस्ट पर ये कुछ इम्पैक्ट्स है, एंड में वो सब हमें एक फ्रेमवर्क में फिट करने हैं। तो हम्म मेरे कुछ ऐसे निमोनिक्स बन गए थे कि आई राइट इस फ्रेमवर्क पे, तो सारा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो गया। तो हम्म नोट्स छोटे छोटे होते जाएंगे और एक पॉइंट के बाद बिल्कुल रिविजन रेडी नोट्स होंगे। कैन तो यू गिव मी एन वो आई थिंक सर एग्जांपल बहुत, ऑफ सम फ्रेमवर्क्स? yes sir, one which is there in my mind और मैं हर जगह बोले जा रही हूँ, that is law भाई, which is कोई भी environment कोई भी environment related impact होगा, so I'll हम्म write on law भाई framework, which is land, air, water, biodiversity, hazard and individual में economy, society and polity. अब आप impacts of flood बोल दो, impact of deforestation, कुछ भी बोल दो, I'll write on these points. That's a very useful sort of framework. Do you have a list of these? Would Yes like sir. to borrow them for the very simple reason कि मतलब ये जो फ्रेमवर्क्स वाली चीज है, दिस इज समथिंग मैं पिछले 2-3 साल से इस पे डंका बजाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मतलब फ्रेमवर्क्स यूज करो। लाइक फॉर एग्जांपल आई टॉक पेस्टल इज ऑब्वियसली अ वेरी बेसिक फ्रेमवर्क। मेडिक्स एक फ्रेमवर्क है फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, आइडियोलॉजिकल, कल्चरल, स्ट्रेटेजिक, राइट। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स बना लो। लाइक फॉर एग्जांपल यू सेड लॉ भाई इज फॉर एनवायरमेंट रिलेटेड, एंड आई थिंक सोसाइटी में भी जा सकते हो आप। नहीं, लाइक लैंड एयर वाटर नहीं आएगा सोसाइटी में ज़्यादा, बट दैट्स द आइडिया कि आपने फ्रेमवर्क एक बना दिया तो चले जाएगी चीज़ें, बहुत टाइम पॉइंट सोचने में दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब आई फील दैट स्पीड्स अप योर एंटायर मेंस अटेम्प्ट, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव डिफिकल्टी इन कि यार मुझे पॉइंट ही याद नहीं आ रहा। तो मतलब हाउ यूजफुल मतलब गिव मी सम मोर एग्जांपल्स लॉ भाई के अलावा, मतलब व्हाट आर द अदर फ्रेमवर्क्स दैट यू यूज्ड? सो जैसे सोसाइटी में होता था कि स्टेक हम्म होल्डर वाइज कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से, हाँ। सो इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट होगा, फैमिली पे क्या इम्पैक्ट होगा, सोसाइटी पे, नेशन पे, वर्ल्ड पे, ये हम्म चल जाता था सोसाइटी के कोई भी आंसर, क्योंकि इसमें लॉ भाई डजंट वर्क। फिर हम्म जैसे एथिक्स में हो गया प्री, ड्यूरिंग, पोस्ट, कि व्हाट या विल यू डू इन अ क्राइसिस लाइक सिचुएशन, तो ये हम्म डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम आ जाएगा और ये इसमें भी काम आ जाएगा। तो जैसे हीरा हो गया, हजार आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, कोई भी डिजास्टर रिलेटेड हो और केस स्टडी अप्रोच हो, तो मैं कंक्लूजन में ही डाल देती थी। तो ऐसे कुछ हम्म सेट फ्रेमवर्क होता है, इससे हम बर्डन नहीं होते कि इतना ज्यादा पढ़ना है, ये वो लिमिटेड ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा कंटेंट भी होगा बट हम फ्रेमवर्क में फिट कर देंगे। तो आफ्टर हम्म पॉइंट ऑफ टाइम हमें बस फ्रेमवर्क रिवाइज करना है, और ऐसे आधे घंटे में मेरा पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट। तो ऐसे खुद को ही कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि वी आर प्रिपेयर्ड एंड वी आर रेडी। prepared. तो if I have to say, were you always good at writing, or was that something that you had to consciously work on improving? सर आई थिंक आई वॉज गुड इन राइटिंग, पहले भी आई आइडेंटिफाइड कि हर चीज का ये डिमांड है, बट हम्म उस समय इतना वो नहीं था, ज्यादा एनालिटिकल नहीं था, क्योंकि टाइम बहुत कम था और ओवर हम्म कॉन्फिडेंस में कुछ ज्यादा ही वो नहीं किया था, मेहनत जो चाहिए रगड़ा नहीं मारा था फर्स्ट वाले हम्म अटेम्प्ट में, हवा हवा में कि अच्छा ये है, ठीक है ठीक है ठीक है। आप बिल्कुल कि एवरीथिंग शुड बी रिटन और बिल्कुल उसको 10 बार रिवाइज करना ले, तब तक नहीं होगा। हम्म So I think वो first failure sort of taught you a lot. मतलब what were your three biggest lessons from that first mains failure? ओके, so first is this, that you have to be in head down execution mode अगर आप कुछ important कर रहे हैं, we can't be listening to too much of stuff, बहुत we have limited focus. I हम्म mean even if we say कि energy we can increase by exercise whatever, but focus तो सबका I think limited ही है, कि आप इतने घंटे you'll be very highly productive और कुछ घंटे थोड़ा बहुत exercise या hobby pursue करने में चला जाएगा। हम्म बट वो उन घंटों में वी हैव टू बी रियली फोकस्ड एंड बी ऑनेस्ट टू आवर सेल्फ कि हमने सच में पढ़ाई करी है कि नहीं। तो हम्म इस समय मैंने एक वाईपीटी ऐप करके एक एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर ली कि जब What भी is मैं that? पढ़ूंगी तो इट विल, सर इट काउंट्स द नंबर ऑफ आवर्स, Okay. एंड उसमें आई विल बी रियली ऑनेस्ट कि अगर हम्म इफ आई एम स्टार्टिंग तो ऑन, इवन इफ आई एम गोइंग फॉर वॉशरूम या पानी पीने जा रहे हैं तो वो बंद हो जाएगा, देन अगेन। तो बिल्कुल जब सामने दिखता है ना कि फिर हम्म सिर्फ 5 ही घंटे पढ़ाई करी है, सोच तो हम रहे हैं कि हमने 8 घंटे कर लिया, बट हुआ 5 घंटे ही है, तब थोड़ा सा वो आपको शर्म ही आने लगती है खुद को कि क्या ही हो रहा है। तब आई थिंक थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी जो थी वो बढ़ी। सेकंड आई वुड से कि रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, या सो फर्स्ट में आई वुड से कि मेरा था कि आई एम जस्ट सेल्फ वॉरियर ऐसे करके, दिस इज द जर्नी वी कैन टेक अलोन, हम्म और बाकी सबको साइडलाइन, दैट डोंट टॉक टू मी और मेरे को अपने जोन में रहने दो। हम्म दैट टुक अ वेरी हेवी टोल ऑन माई मेंटल हेल्थ, क्योंकि जब फेलियर हुआ तब तो हमें ऐसा लगता है कि वी आर जस्ट अलोन,
तब we need people who understand that it's all right, it's very normal. So I think second attempt में I did not do this mistake. I was very kind also to my family and friends, and I started talking, but they were also giving me a sort of, they were patient with me when I'm in my zone. So that helped. And third, I would say that again the role of digital technology. I mean, I used iPad in this. So अब जैसे I'll not say कि अब हर किसी को iPad use करना है, but that I identified कि मेरे को ना variation चाहिए. I'm of the person I cannot read a subject for a day. और एक mode भी मेरे को change करना है. So that's my thing. मैंने observe कर ली. तो iPad में I was using colors और बिल्कुल ऐसे interesting बना के मेरे को पढ़ने में मजा आता है. तो उससे क्या होगा कि revision बहुत फटाफट हो गई. These things I think worked. And I think recognizing these things, all of that, एक बहुत core चीज आ जाती है that you have to be honest with yourself. जैसे कि आपने YPT एक्ट का एग्जांपल दिया कि भाई अब मतलब बोलने को तो मैं फज कर सकता हूँ ना डेटा कि हाँ नहीं 15 मिनट और पढ़ लिया था, हाँ नहीं आधा घंटा हो गया था, बट वो कहीं ना कहीं वो ऑनेस्टी कि भाई यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग माइट बी समथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इज समथिंग डिफरेंट. एंड इसको जितना ब्रिज कर सकते हो आप गैप, आई फील उतना ज्यादा आपका चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है. राइट. सो कमिंग Right. टू इंटरव्यू, because you also mentioned the hobbies वाला aspect कि भाई दिन में कुछ टाइम आप अपना hobbies पे spend करते ही हो, तो what were the hobbies that you were pursuing during your UPSC journey? So one तो reflective writing. अगर कभी something is bothering me और कुछ clarity of thought नहीं आ रहा, तो I would just write it down. उससे काफी चीजें sort हो जाती है. Then क्योंकि मेरा इतना ज्यादा interest हो गया था mental health पे, क्योंकि मेरा हमेशा था कि why am I not studying या why am I doing this, अभी क्यों productivity हो रही है. तो उसका सब जो सार निकल गया वो ये था कि ये जो mental health है ये ठीक नहीं है. तो उस वजह से सब गड़बड़ हो रहा है. तो न्यूरोसाइंस पे आई स्टार्टेड लिसनिंग टू एंड्रे हुबरमैन एंड रॉबर्ट ग्रीन. तो उस वो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा. तो उसके आई यूज्ड टू लिसन टू लॉट ऑफ पॉडकास्ट रिगार्डिंग दैट टॉपिक. एंड नेक्स्ट आई वुड से दैट आई यूज्ड टू डांस, क्योंकि डांस करने से एक तो एनर्जी भी लूज होते हैं, सो वी आर मूविंग ऑल्सो, और मेंटली भी इट्स गुड, क्योंकि सिंगिंग डांसिंग मूवमेंट हो गई तो अच्छा रहता है. मतलब देयर इज अ होल कोर्स कॉल्ड एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी. आई थिंक यूनेस्को कंडक्ट करवाता है ये. तो वो मतलब आई नो बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज आल्सो गोइंग टू टेक अ सेशन इन वन ऑफ आवर कोर्सेज. तो शी वाज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स एंड उसमें यही है कि भाई थ्रू डांस, थ्रू आर्ट, थ्रू म्यूजिक यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ एंड दैट एक्सप्रेशन इज योर थेरेपी. क्योंकि जैसा आपने बोला ना कि भाई लिख के वो जो अंदर दिमाग में कचरा है वो निकल जाता है. तो सिमिलरली इन अ लॉट ऑफ दीज वेज यू कैन डील विद दैट कचरा, बिकॉज बहुत बार कचरा ही होता है वो. मतलब लिख के जब Yes, निकालते हो पेपर पे तो देन यू रियलाइज कि यार ये क्या सोच रहा था मैं. बट जब तक वो yes, नहीं लिखा होता तब तक वो मतलब वो चल रहा होता, तुम्हें पता भी नहीं है क्या है, बट लाइक पेपर पे लिख रहे होते तो लाइक क्या है ये. बट एनी yes, हाउ, sir, true. सो लाइक इंटरव्यू प्रेप आपका, आई थिंक यू हैड योर इंटरव्यू ऑन द वेरी फर्स्ट डे इटसेल्फ. तो बहुत ज्यादा टाइम आपको मिला नहीं था बिकॉज आई थिंक यू हैड अबाउट 20 days टू प्रेप. यस, 19 दिसंबर को रिजल्ट आया, आई मीन डेट्स आई, और 2 जन को इंटरव्यू था. हाँ, तो मतलब अबाउट 14 days, 13-14 days. तो यस मतलब सर. क्या किया था वो 13-14 दिन में? फिर शुरू में तो समझ ही नहीं आया कि इतना कम, मतलब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता ना कि फर्स्ट डे में आ फर्स्ट डे जाएगा. आ आई जाएगा. वाज आल्सो कि भाई 1-2 महीना तो मिलेंगे, देन वील डू आराम से. बट अभी फर्स्ट डे ही आ गया, तो पहले तो थोड़ा सा ऐसा डिसबिलीव सा लगा, बट फिर देन अगेन कि अब यही है, सो वी हैव टू डू व्हाटएवर इज गिवन. सो उसमें करंट अफेयर्स थोड़े, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि करंट अफेयर्स इतना ज्यादा ही हो रहा है, वो पढ़ा ही नहीं जा रहा. देन यू सेड कि प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच रखो, कि कोई चीज हो रही है तो उसका बिल्कुल कोर क्या होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच. सो आई फॉलोड दैट इन करंट अफेयर्स. बाकी डैफ प्रिपेयर किया, उसमें कुछ स्टैटिक बेसिक चीजें, और हॉबीज में आई वाज परस्यूइंग, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, वो जल्दी कवर हो गई. तो ये थोड़ा बहुत आई कुड कवर, बट आई न्यू कि इससे ज्यादा भी हो सकता था प्रैक्टिस इफ गिवन मोर टाइम. बट आई थिंक जो भी टाइम फ्रेम मिला, आई गिवन माई 100% इन दैट. So let's say if you had to give one more attempt, you've made it to the interview, what would you change in your interview preparation? सो फर्स्ट वुड बी टॉकिंग, मोर टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि मेंस में हम बिल्कुल वी हैव टू स्लॉग रियली हार्ड इन मेंस, तो हम बिल्कुल अपने जोन में पढ़ रहे होते हैं. तो हमारा जो पीपल इंटरेक्शन, जो बिल्कुल बेसिक चीजें होती है, वो भूल ही जाते हैं, कि इफ समबडी इज आस्किंग फ्रॉम दैट वेंटेज पॉइंट, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. तो आई थिंक वो थोड़ा सा आई बिलीव कि कम्युनिकेशन पे ज्यादा काम करना, और डाइवर्सिटी, मतलब किसी से भी रैंडम बात करना, ये हम मेंस में थोड़ा भूल, मतलब मैं भूल गई थी कि आपको देयर इज वर्ल्ड आउटसाइड प्रेप आल्सो. I तो mean, that आई is थिंक not दैट just you. आई I वुड think रियली डू. that happens with everyone.
यस सर। तो आई थिंक सर ये कम्युनिकेशन पे आई वुड फोकस। हम्म। और सेकंड आई वुड से कि थोड़ा सा रीडिंग बुक्स आउटसाइड द कोर्स डिड से यू रीड कुछ एनी भी। ऑफ दोस? मतलब अब बाद में, पहले? क्योंकि एक बार यस इंटरव्यू सर देने के बाद थोड़ा। रिजल्ट तक आपके पास बहुत टाइम था। यस सर मतलब जो मेंस के बाद का टाइम होता है उसमें आई रेड फ्यू बुक्स। आई कौन सी? थिंक टिम फेरिस की देयर इज वन बुक, द प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी। सो उसमें प्रिजनर्स ऑफ 10 ज्योग्राफी तो मैप्स में संजीव, नहीं, टिम फेरिस थोड़ी है वो। टिम फेरिस इज तो द, लाइक, टूल्स ऑफ मतलब टाइटंस। सर या सॉरी सॉरी टिम फेरिस का एक है और आई थिंक टिम मार्शल इज द नेम। आई एम हाँ, नॉट रिमेम्बरिंग द नेम प्रिजनर्स ऑफ करेक्टली ज्योग्राफी, बट बिकॉज वो आई रेड दैट बुक। इट्स अ वेरी एक तो आई नाइस थिंक सर बुक। हम्म। रॉबर्ट कापलान की आई थिंक प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, और एक और है कि द 10 मैप्स दैट सम अप द वर्ल्ड। तो उसमें 10 मैप है और उसमें पूरा ही सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, तो आई थॉट कि वो बहुत अच्छी बुक थी। और एक न्यूरो लेट साइंस मी की बुक जस्ट थी रिगार्डिंग ब्रेन। 10 maps that explain the world. Tim Marshall. यस सर टिम मार्शल। And I think he's also, acha, Prisoners of Geography, 10 Maps That Explain the World. They're both the same books. So, geography वाली किताबें आपकी चल रही थी थोड़ी और। सो मैंने ऐसा नहीं कहा ओरिएंटेशन की अब ज्योग्राफी ही पढ़ना है, बट आई वाज जस्ट क्यूरियस कि मेरा इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा इंटरेस्ट है हम्म। और ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे हैं, तो उस समय हम कुछ नया भी नहीं कर सकते बिकॉज वी आर वेरी एग्जॉस्टेड आफ्टर पेंस। तो हम्म। कुछ फेमिलियर ही पढ़ना स्टार्ट किया। एंड मतलब इंटरव्यू, बिकॉज यू हैड ऑन द 2nd of January, रिजल्ट आपका आया है अप्रैल में। इन द मिडल ऑफ दिस एनीवेयर, जब तक रिजल्ट नहीं आया था प्रीलिम्स का, कभी स्ट्रेस लगा कि भैया दोबारा देना पड़ सकता है, होगा नहीं होगा, क्या होगा? क्योंकि रिजल्ट तो अपने को पता नहीं होता है। तो तो हमेशा स्ट्रेस ही लगा। और आफ्टर इंटरव्यू थोड़ा सा ब्रेक लेके मुझे लगा कि आई मीन यू कैन नॉट से थोड़ा सा अपनी मार्कशीट बनाई थी कि ओके वी माइट बी इन द लिस्ट बट हु नोज, कोई भी एक पेपर इज डाउन तो यू आर आउट ऑफ द गेम। या। तो आई वाज वेरी स्कैर्ड, तो मुझे लगा कि फरवरी से तो विल स्टार्ट प्रीलिम्स, तो मैंने 2 बार रिवाइज कर भी लिया प्रीलिम्स का सिलेबस। और टेस्ट भी दे दिए जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक भी। तो मतलब प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट आप दे रहे थे, अभी तैयारी चल रही थी टिल द यस रिजल्ट? सर। तो अभी, यस लाइक, अगेन, पर्सपेक्टिव चेंज क्या है यहाँ पे कि भी नाउ योर समबडी, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप मेंस में फेल हुए थे, सेकंड अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक आ गए हो, एटलीस्ट यू हैव मेड सम प्रोग्रेस। नाउ डिड एनीथिंग चेंज इन योर प्रीलिम्स का प्रिपरेशन, गिवन द फैक्ट कि 2023 में आपने देखा था कि कोई नया ही पैटर्न चल रहा है ये? तो कुछ अलग सोचा था आपने, कुछ अलग करोगे, या मतलब मोर ऑफ द सेम? सर आई वुड से वही सिमिलर सोर्सेज थे, हम्म। बट एक दो चीजों में मैंने कुछ एडिशंस की थी कि बिकॉज आई हैड टाइम, और बाकी जो सोर्सेज हैं वो काफी बार रिवाइज हो गए थे। हम्म। से हिस्ट्री में मैंने तमिलनाडु वाली बुक रेफर करी थी, सो आई थॉट कि अभी एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं बिकॉज वी हैव टाइम। एक दो बेसिक ही सोर्स एडिशन, बाकी वही हम्म। था सेम। तो आपका जो सोर्सेस थे उनमें, वुड यू से दैट देयर वर एनी बुक्स दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग? नो सर बुक्स तो वही थी, बट एक मैंने नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री देख ली थी, आई थिंक वन प्लैनेट और आर प्लैनेट करके। आर उसमें प्लैनेट, से प्लैनेट अर्थ। यस सर उसमें से एक क्वेश्चन हर साल आ रहा था। मतलब मैंने ट्रेस किया 21 से 22 23, और एकदम डायरेक्ट। मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही कुछ बहुत ही डीप पूछ रहा है, बिल्कुल जो उसमें शो किया हुआ है वही आ गया। तो मैंने उसके नोट्स बना लिए थे, पहले मैंने देखी हुई थी बट ऐसे नहीं कि हम्म। प्रेपरेशन रिलेटेड देखा हुआ था। अब हाँ। मुझे लगा कि हो सकता है वापस से क्वेश्चन आ जाए, और एक क्वेश्चन प्रीलिम्स तो यू नेवर नो कि या। कितना इट्स इम्पोर्टेंट। तो मैंने वो रेफर किया। एंड लाइक दैट सीरीज इज एंटरटेनिंग। मतलब तो आप यस समझो ना कि मतलब पढ़ाई इतना एंटरटेनिंग आपने बना ली, तो फिर देन ऑब्वियसली यू विल एंजॉय योर टाइम। व्हिच ऑल्सो आई वांट टू आस्क यू, बिकॉज ऑलरेडी आपने काफी पॉइंट पे ये बोला है कि यू वर एंजॉयिंग योर प्रिपरेशन। तो इफ somebody is not enjoying their UPSC preparation, how can they make it enjoyable? सो वही एक्सपेरिमेंट करके, जैसे कि हिस्ट्री में मेरे को, जैसे आपने बोला ना फर्स्ट अटेम्प्ट में व्हाट डिफरेंस ड्यू में, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को बड़ा ही डर लग रहा था हिस्ट्री से, क्योंकि बहुत मेमोरी चाहिए एंड आई वाज नेवर दिस पर्सन एक्स वाई जेड, हम एक्सक्यूज दे देते हैं कि हिस्ट्री तो नहीं होने वाली। हम्म। तो बट देन आई रियलाइज कि ऐसा होगा ही नहीं, कि प्रोबेबली अगर इजी क्वेश्चन हिस्ट्री से आ जाए देन व्हाट विल यू डू, और जो हम्म। पढ़ा हुआ इन्वायरमेंट और इन सबसे हार्ड आ जाए तो सब कुछ ही पढ़ना होगा। तो उसमें आई मेड माई मदर सिट लाइक अ स्टूडेंट, और मैं कोई चैप्टर प्रिपेयर करती और मैं उनको पढ़ाती। तो अब हम्म। मैं पढ़ रही हूँ तो आई विल नॉट बी स्कैर्ड ऑफ द सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे तो डिलीवर करना है ना, देन मेरी इमेज खराब हो जाएगी कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ टीचर आया। सो इन अ वे अगेन आई फूल्ड माई सेल्फ। तो हिस्ट्री अच्छी हो गई, मतलब हम्म। जो वीकनेस थी वो बाद में मेरी स्ट्रेंथ बन गई। सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स इज आल्सो क्लियर बिकॉज ऑफ हिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करी थी।
तो एक तो ये कि इन्वॉल्व समबडी, क्योंकि फैमिली मेंबर्स आर आल्सो व्हाट यू कॉल, they know that we are putting efforts, so they will also be I mean I am privileged कि मेरे parents willing थे to हम्म give their time. So this happened. और secondly जैसे मैंने बोला कि हाई फोकस लेस फोकस वाले टाइम में कुछ डिजिटल पढ़ लिया या कुछ वीडियो कंटेंट से रिवाइज कर लिया जल्दी. सो इससे क्या होता है, हम बर्नआउट नहीं होते हैं डेली की डेली. So in your preparation, as you said, digital, were there any like sort of YouTube channels, blogs, or like any websites that you particularly followed throughout your journey? सो आई फॉलोड योर चैनल. और आप जो बीच में कुछ प्रिंसिपल बेस्ड अगेन जो आप वीडियोस बनाते थे शॉर्ट्स में, कि हम्म टाइम टेबल फियर वाला आपने एक बताया था शायद, फियर अगर कम है तो भी नहीं पढ़ाई होगी, ज्यादा है तो भी नहीं होगी. तो ऐसे हम्म अगर हमें रैंडमली, इसका भी एक मेरे को एडवांटेज लगा कि हम वैसे ब्रेक में हम देख रहे हैं, बट हम्म ब्रेक में भी हम कुछ प्रोडक्टिव ही देख रहे हैं. हम्म ऐसे नहीं कि हम कुछ भी रील्स वगैरह देखे जा रहे हैं. तो वो जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तब हमें तब सबकॉन्शियसली वो दिमाग में स्ट्राइक करता है कि अच्छा दिस वाज वन थिंग दैट यू सेड, और फिर वो अप्लाई भी हो जाता है. तो बिना एफर्ट के आई थिंक ब्रेक को थोड़ा सा टाइमली वो देखना कि आप चैनल्स भी वही देख रहे हो जो इनडायरेक्टली हेल्प करे विदाउट एनी बर्डन. Any other फिर channels? हम्म मुदित जैन सर का जो ब्लॉग है जिसमें टॉपर अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं, हम्म दैट आई फॉलोड. और यस, टेलीग्राम पे एक चैनल है बाय विकास दयाल सर. हम्म ही हैज पुट सोर्स ट्रेसिंग करके काफी चैप्टर्स का, कि दिस चैप्टर में से हर साल ही क्वेश्चंस आ रहे हैं. उसी में से मुझे नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री वाला पता चला था. तो ये सब सोर्सेज आई ये रेफर तो मजेदार अपार्ट चीज फ्रॉम है बुक्स. बिकॉज आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू विक्रम ग्रेवाल आल्सो. ही वाज 2018 में रैंक 51 समथिंग, एंड ही आल्सो मेंशन्ड दैट वेरी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्री आर प्लैनेट, बिकॉज ये पहले डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफिक पे थी, तो उस टाइम पे हम टॉरेंट करते थे. नाउ ऑब्वियसली इट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स. तो मतलब ही वाज वेरी स्पेसिफिक, यार ये मतलब बहुत बढ़िया ज्योग्राफी है, मतलब इतना बढ़िया ज्योग्राफी आपको प्रेजेंट किया हुआ है, ये आप देखो ना, 8 घंटे में इतना एंटरटेनिंग, आपको सब पढ़ा देंगे. एंड दैट्स हाउ दैट सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री इज ऑर्गेनाइज्ड, राइट? कि भाई एक ओशंस पे आएगा सीधा, उसमें आपको करंट्स भी बताएगा, उसमें आपको ये भी बताएगा कि भाई हॉट करंट, वार्म कोल्ड करंट मिलता है तो यहाँ पे फिशेज होती हैं. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो आपकी ज्योग्राफी किताब में आपको ड्राई लग रही है तो वो कर लो. हिस्ट्री सिमिलरली आई फेल्ट कि मतलब आई पर्टिकुलरली ऑलवेज लाइक्ड हिस्ट्री. तो मतलब मुझे हमेशा ये लगता था कि भाई हिस्ट्री अगर ड्राई है तो जस्ट फाइंड वन इंटरेस्टिंग पर्सन इन दैट टाइम पीरियड, क्योंकि इंसान हमेशा इंटरेस्टिंग लग सकता है आपको कि भाई ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है. उसके बारे में जानो, उसके बारे में सीखने की कोशिश करो. जैसे फॉर एग्जांपल शिवाजी इज समबडी हु हैज बीन फैसिनेटिंग मी लेटली. आई यूज टू हेट मेडिवल हिस्ट्री, बिल्कुल ही मन नहीं था मेरा पढ़ने का, बट बिकॉज ऑफ शिवाजी अभी आई वॉन्ट टू स्टडी कि भैया अच्छा इधर का पॉलिटिकल मेकअप क्या है इधर, कि भाई जो अहमदनगर, गोलकोंडा, ये जो आपके सारे सल्तनत थे, हाउ वर दे ऑर्गेनाइज्ड, हाउ डिड द मराठा सडनली कम एंड लाइक बिकम डोमिनेंट ओवर हियर, मुगल्स यहाँ पे आके क्यों नहीं जीत पा रहे हैं. बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन शिवाजी, तो आई एम नाउ इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग अराउंड हिम. तो आई थिंक हर सब्जेक्ट का ये कुछ ना कुछ ऐसे रहता है. So, given all of these things, we were also talking about, you mentioned quite a couple of times कि आपकी फैमिली ने आपको काफी सपोर्ट किया. एंड दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली ऑल्सो फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट अगर आपको रहता है ना तो एक दिमाग से स्ट्रेस हट जाता है. एंड वन थिंग दैट आई से टू ऑल आवर स्टूडेंट्स इज कि फैमिली का सपोर्ट ऐसा नहीं है कि इट इज सॉर्ट ऑफ कि भाई आपने बस बोल दिया मैं पढ़ रहा हूँ और वो बस मान लेंगे और हो जाएगा. यू ऑल्सो हैव टू शो देम कि भाई नहीं, आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, विच यू डिड बाय, भाई आप अपनी मदर को सिखा रहे होते थे तो देन शी हैड अ वेरी क्लियर आइडिया कि नहीं यार मेहनत तो कर रही है लड़की. तो इवन इफ यू फेल आफ्टर दैट दे स्टिल सपोर्टिव, राइट? तो आई थिंक फॉर मी माई ग्रैंड फादर यूज टू बी दैट पर्सन, बिकॉज बाकी कोई घर पे रहता नहीं था. डैड यूज टू गो टू वर्क, माई सिस्टर वॉज ऑलरेडी मैरिड बाय द टाइम आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, तो इट वॉज मी एंड माई ग्रैंड फादर. तो ही यूज टू बी लाइक एक कमरे में बैठ के पढ़ाई करता रहता है, कुछ कुछ करता रहता है. तो ही वॉज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव कि भाई नहीं, मेहनत तो करी है इसने, हुआ नहीं हुआ वो तो अब भगवान के हाथ में है. तो इन दैट सेंस आई थिंक you were also mentioning that your younger brother has been somebody who's been very supportive and competitive with you. So, but like, how did that relationship come about? Were you always sort of कि भाई एक दूसरे को कर रहे हो कि नहीं नहीं तू आगे तू आगे तू आगे? सो आई थिंक मेरे ब्रदर के बीच में द ईयर गैप इज जस्ट 1-2 years का ही गैप है. हम्म सो हमारा जो मेंटल स्पेस है और मेच्योरिटी लेवल है वो सिमिलर ही लेवल पे रहता था.
तो तो जब हम 11th 12th में, तब वी यूज टू टीज कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन यू वर नॉट एबल टू सॉल्व, मेरे से तो हो गया एंड ऑल दैट। हम्म। फिर जब हम थोड़े बड़े हुए भी प्रेपरेशन में, तब वो टीजिंग खत्म हो गई और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। हम्म। और वी नो कि अगर कुछ भी, मतलब अगर मेंटल हेल्थ रिलेटेड कुछ भी मेरे को बिल्कुल नेगेटिव भी अगर मैं हो गई हूँ, इफ आई टॉक टू माई ब्रदर तो वो सॉर्टेड हो जाएगा। मैं तो, हम्म। ताकि क्लैरिटी अगर मुझे चाहिए, अगर मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, जर्नलिंग भी कर ली and सब कुछ देख लिया फिर भी नहीं हो रहा है, तो आई टॉक टू दिस पर्सन। तो एक आई मेंटल, एक मेरे को कुशन रहता था कि आई हैव दिस पर्सन विद मी। और जो आपने बोला कि घर का माहौल एंड ऑल दैट, हम्म। जैसे इफ आई स्टडी, जैसे मैं किस दिन बहुत ज्यादा पढ़ रही हूँ और मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही हूँ, तो मम्मी भी देखेंगे कि शी इज गिविंग रियली हम्म। एफर्ट्स डाल रही है। तो उस समय कुछ डिनर में कुछ बढ़िया बन गया, शाही पनीर बन गया, तो मेरे को ऐसा होता था कि वाह, क्योंकि हमें रिजल्ट तो पता ही नहीं ना क्या आने वाला है, हम्म। इंस्टेंट हमें कुछ ग्रेटिफिकेशन मिल गई कि वाह आज तो मजे आ गए, अच्छी पढ़ाई हुई, अच्छा खाना मिला, एंड वी आर गुड। एंड आई थिंक वही छोटी छोटी चीजें होती है जो मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि आपने अपनी तरफ से रगड़ा मार दिया, आपने किसी को बोला नहीं कुछ कि भाई नहीं कुछ बनाओ, ऐसा करो, ये करो, वो करो, दे जस्ट सॉ इट एंड दे वर देयर फॉर यू। तो आई थिंक पीपल लाइक दैट आर वेरी लकी। यू ऑल्सो मेंशन दैट कि भाई प्रिविलेज ही है ये एक तरह का, कि भाई मतलब हमारे पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम रहा है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। तो अगर आपके पास ये है सपोर्ट सिस्टम, तो लाइक मेक द मोस्ट ऑफ इट। मतलब शो योर अप्रिसिएशन टू देम ऑल्सो, आई फील कि भाई उनको भी तो बोलो कभी कभी कि भाई नहीं यार, मतलब आपकी वजह से है ऐसा है, एंड विच आई थिंक यू डिड क्वाइट अ बिट, बिकॉज योर डैड, आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट कि भाई ये पॉडकास्ट करते रिकॉर्ड, तो योर डैड सेंट मी अ फोटो ऑफ ऑल ऑफ यू हैड गॉन टू सम फंक्शन जहाँ पे आपका फेलिसिटेशन हो रहा था, बहुत मालाएं वालाएं आपको टंगा रखी थी। Okay, तो I didn't know this, that he shared this with you. हाँ, सो मतलब बिकॉज सी आवर पेरेंट्स आर सो प्राउड ऑफ अस व्हेन वी क्लियर दिस एग्जाम, तो दे ऑल्सो वांट टू शो एंड दे ऑल्सो वांट टू सॉर्ट ऑफ, मतलब उनके लिए तो शो ऑफ मोमेंट ही होता है ना ये। यस सर, मतलब जब रिजल्ट आया तब आई वाज हैप्पी, और फिर थोड़े दिनों बाद वो होगा कि ठीक है, होगा ना, रिजल्ट आ गया एंड ऑल दैट। उनका नहीं दे खत्म आर होता। ऑल द टाइम, उनका खत्म ही नहीं हो रहा, दे आर ऑल द टाइम हैप्पी। हम्म। एंड अब सामने से जैसे पहले दे यूज्ड टू नॉट गिव अस इतना टेंशन कि हाँ ठीक है, अब जबरदस्ती बन गया, पर ठीक है ना, एक्ट नॉर्मली ओनली। तो आई थिंक बट जो आउटसाइड सोसाइटी है ना, रिजल्ट मतलब रिलेटिव्स और बाकी उनके फ्रेंड्स, उनको इतना हाइप अप कर देते हैं कि वो खुद एक अलग जोन में चले जाते हैं। बट आई थिंक इट्स देयर मोमेंट, आई वुड से, एंड दे शुड इट इज एंजॉय देयर इट। मोमेंट, इट इज ट्रूली देयर मोमेंट, क्योंकि देखो आप एक बच्चे में यू इन्वेस्टेड 25 years ऑफ योर लाइफ, एंड टू हैव दैट ब्रिंग अबाउट दिस अमाउंट ऑफ सोशल रिकग्निशन कि आप अपने बच्चे की वजह से जाने जा रहे हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मतलब टिल नाउ यू वर योर फादर्स डॉटर, नाउ ही इज दीप्तिज फादर, राइट? कि दीप्ति रोहिला आईएएस है, उनके पिताजी है ये, उनकी माताजी है ये। तो दैट इज लाइक अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट है फॉर एनीबडी। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी थिंक ऑफ इट एज कि भी हमारे स्टूडेंट्स आर ब्रांड एम्बेसडर्स एट वन पॉइंट ऑफ द अदर, मतलब हम हैं नहीं है क्या है, हमने क्लियर किया नहीं किया, बहुत पुरानी बात हो गई है। नाउ इट इज आर स्टूडेंट्स हु आर सॉर्ट ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम, एंड देन दे आर सेइंग कि नहीं नहीं उधर हेल्प हुआ था, विच इज जस्ट लाइक यू सेड कि भाई फोरम का वो टेस्ट सीरीज से हेल्प किया था, विजन ने हेल्प किया था। तो दैट इज व्हाट इट इज इन द एंड, कि यू वांट टू हैव a legacy, and for most Indian parents their children are their legacy. So I Yes, think and at the end they feel कि जो भी sacrifices they have done in their life and whatever, it has come to its I mean good end. yeah, So that's it's good true. to see them happy. So I think you were also mentioning that your brother is in IIT, so first you went to Miranda House, तो Miranda House is obviously one of the best colleges in DU, तो फिर तुम्हारी वाह वाह हो गई, then Yes sir. So sir, जब मैं मिरांडा में आई तो he was preparing for जेई का पेपर, so yeah. people relatives, I mean parents को तो everybody know कि दोनों ही बच्चे मेहनत कर रहे हैं, but Hmm. relatives are there for just to make the statement, जो outside outcome आया उस पे we'll comment, process तो कोई नहीं हो, तो होता रहता है। तो दे सेड कि मिरांडा में हो गया तो नाउ शी इज इंटेलिजेंट, फिर उसका जेई हो गया आईआईटी दिल्ली, तो नो 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 ही इज मोर इंटेलिजेंट। अब मेरी रैंक आ गई है तो अब मुझे कह रहे कि नो 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 शी इज इंटेलिजेंट। तो आई थिंक वो सर रिजल्ट पे ना पीपल चेंज, अगर Yeah. मेरा नहीं भी होता तो आई एम द सेम पर्सन, बट दे वुड से Hmm. कि मेहनत नहीं करी होगी या जो भी। सो बट अगर हम ट्रू है ना प्रोसेस से, एंड वी नो कि दैट वी हैव गिवन आवर बेस्ट, सो Hmm. दैट iz enough. And I think that's a wonderful note to like sort of conclude this conversation, because in the end process ही है, right? So Deepti, any advice that you would have for people who are giving prelims this year? क्या कर सकते हैं वो लास्ट के कुछ 2-3 हफ्ते में, लाइक व्हाट एग्जैक्टली समथिंग समथिंग सम मैजिक इंग्रेडिएंट इफ देयर इज, और लाइक व्हाट वर्क फॉर यू?
सब कुछ मैजिक इंग्रेडिएंट तो नहीं है, बट अगर हम सिंपल ही रखे चीजों को, बट सिंपल इज नॉट ऑलवेज इजी। वी हम्म। थिंक कि कुछ कॉम्प्लेक्स कर दे तो हो जाएगा। सिंपल ही चीजें हैं, बोरिंग ही चीजें हैं, दैट इज हाँ। द ट्रूथ। बट उसको भी कुछ वो करके, व्हाट डू कॉल इट, मेक इट बेरेबल इन अ वे, कुछ इंटरेस्टिंग बना लिया। या हम्म। जैसे कभी कभी बहुत ही स्ट्रेस लेवल हाई होता है, तो मैं पूरे दिन टेस्ट देती रहती थी, एक टेस्ट दिया एनालाइज किया, एक टेस्ट एनालाइज, तो एनर्जी ड्रेन हो जाएगी ओवर थिंकिंग की। तो हम्म। फाइंड योर वेज, बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए रोज ही हो रहा है। ये कुछ हम्म। 5-6 दिन बाद एक स्पाइक आएगा एंग्जाइटी का, तब हम पूरा टेस्ट डे रखेंगे। तो ऐसा, अगेन नो योर सेल्फ, आई मीन व्हाट वर्क्स फॉर यू। और एंड में अगर आप सिंपल चीजें कर रहे हो, सही कर रहे हो, बेसिक चीजें, तो आई थिंक यू आर गुड टू गो। और सी सैट पे आई मीन वेरी, इट शुड बी रियली, मतलब उसको बिल्कुल क्वालिफाइंग ना देख के, उसको अनदर पेपर देख के ही वी हम्म। शुड प्रिपेयर। और वी शुड प्लान फॉर द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, व्हाट विल ईट, व्हाट विल ड्रिंक, थोड़ा स्लीप लेना है। जैसे आई हम्म। यूज टू डू NSDR, विच इज नॉन स्लीप डिप्रेस्ड। सो उससे 10 मिनट्स में मेरे को एकदम में से एनर्जाइज हो जाता था कि अब आई कैन गिव एनी एग्जाम। तो कैसे यही करते अपना हैं? अटेंशन टू डिटेल्स। सो उसमें एक ऑडियो होती है, इट इज बाय हम्म। एंड्रे हुबरमैन ऑन यूट्यूब। हम्म। सो अगर आप जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गए, और या किसी को स्लीप इश्यूज हो रहे हैं, बट वी नीड फोकस टू स्टडी, और फोकस आएगा व्हेन वी आर वेल रेस्टेड। हम्म। तो उसमें 10 मिनट्स में इट्स लाइक योग निद्रा, कि आपकी बॉडी को पूरा विल ट्रेवल थ्रू अ बॉडी। हम्म। तो आई मीन विदाउट इवन अस नोइंग, वो बाद में एकदम ऐसे वी बिकम सो फ्रेश कि हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने लग जाते हैं, मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है उसके बाद। हम्म। तो आई थिंक those of you that are giving prelims this year can try out some of these techniques, क्योंकि देखो रैंडमनेस इस साल भी आएगी, कुछ नया यूपीएससी शायद इधर भी कर देगा, तो उस पर कोई अपना कंट्रोल नहीं है। अपना दिमाग ठंडा रखने का, एंड गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट। एंड थैंक यू दीप्ति फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू।